Do you think a guy like Trump is good or bad for world peace? 150 एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स और एक तहलका सा मचा के रखा है। Sir, he called Zelensky in his office और जैसे 5 साल के बच्चे को हेडमास्टर डांटता है वैसे डांट के भगा दिया वहाँ से। ट्रम्प मस्ट नॉट बी टेकन लिटरली बट ही मस्ट बी टेकन सीरियसली। Right. तो वो ये कह रहे हैं साहब, अगर अमेरिकन बिजनेस है यूक्रेन में तो पहले तो प्यूटन की हिम्मत नहीं पड़ेगी अटैक करने के लिए। सर, इंडिया की न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन क्या कोई सेंस बनाती है? न्यूक्लियर वेपन्स मैटर। क्या हमने अपने आप को एक डिक्लाइनिंग हेजेमन के साथ कंबाइन करके गलती तो नहीं करती? यूएसए में वो सैन्य शक्ति नहीं है कि वो चीन का सामना कर सके। वी ऑल्सो मस्ट फिगर आउट व्हाट काइंड ऑफ पार्टनरशिप वी वांट विद यूएसए एंड विद चाइना। इसे अगर शास्त्र को भूलोगे तो अपनी संस्कृति खो दोगे, शस्त्र का त्याग करोगे तो राष्ट्र ही खो दोगे। डू यू थिंक देयर विल बी न्यूक्लियर वॉर? ये अगर हमारी यही टेंडेंसी है, डू यू थिंक वी विल एंड अप किलिंग आवरसेल्व्स? Welcome to another episode of the Syllabus of Life. There is a cold war going on in the world. The world is burning. Trump is doing what he is doing. Everywhere you see some or the other war happening. जहाँ पे war नहीं है वहाँ पर ऐसा लगता है कि वॉर होने की प्रोबेबिलिटी है। आप यूक्रेन को देख लो, आप हमास को देख लो, इसराइल को देख लो, आप अमेरिका के डेवलपमेंट्स को देख लो, आप चाइना की रैपिड मॉडर्नाइजेशन को देख लो और आप ये देखो कि किस हद तक चाइना बाकी लोगों को पीछे छोड़ चुका है। इंडिया तो रेस में भी नहीं है। और फॉर द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिएटर्स ऑफ फ्यूचर कॉम्बैट और फ्यूचर कॉम्पिटिशन विद चाइना वी डू नॉट स्टैंड अ चांस इट सीम्स। ना एआई में, ना क्वांटम कंप्यूटिंग में, ना डिफेंस मॉडर्नाइजेशन में, ना बजट में, ना पॉलिसी में और ना स्ट्रेटेजिक फोरसाइट में। अब ये सब बातें एक ऐसे इंसान से करनी चाहिए जिसको सच में पता है, जिसने सारी जिंदगी इन चीज़ों को समझने में निकाला है और बिताया है। These people are very hard to find because you'll find a lot of experts, but you will not find true experts. True experts are people who have actually internally realized and lived all these realities. One such person is there with me, Lieutenant General Raj Shukla, a very deeply knowledgeable person about geopolitics, authoritative and very clear in his thinking, completely pragmatic, but also very, very balanced, and actually will be able to answer some of my hard questions. कुछ hard questions मेरे ये हैं कि हमारी इंडिया की न्यूक्लियर पॉलिसी इतनी बचकानी सी क्यों है? Why do we have such an idealistic stance on things? Why are we not more practical? Power और domination का क्या रोल है? और हम इन बातों को ओपनली क्यों नहीं कर पाते? क्या हम इन चीज़ों की वजह से दुनिया में पीछे रह रहे हैं? आई थिंक रह रहे हैं और रहेंगे भी unless we correct them. I will talk about all these things and the reality in which we live today. Join me for this conversation with Lieutenant General Raj Shukla. Watch till the end. Do subscribe to the channel. Thank you and all the best. Sir, a warm welcome to the podcast and thank you for coming. थैंक्स अ लॉट रवि, ग्रेट प्लेजर। आपने हमको बुलाया, याद किया, बहुत सर, बहुत धन्यवाद आपका। सर, आप आए और आप इतनी सारी नॉलेज लेकर आए। वो देखना है अभी, नॉलेज बताएं ज़रूर हैं। हाँ। नहीं सर, द नॉलेज इज़ देयर और आपसे बात करके वो पता चली गया। स्टार्टिंग सर विद योर ओपिनियन, ट्रम्प डेली लेवल पे हेडलाइंस बनाता है। ट्रम्प सर, ही कॉल्ड जेलेंस्की इन हिज ऑफिस और जैसे 5 साल के बच्चे को हेडमास्टर डांटता है वैसे डांट के भगा दिया वहाँ से। तो जब वो व्हेन ही इज डिफ्यूजिंग अ फाइट सपोजिडली, देन ऑल्सो ही फील्स लाइक इट सीम लाइक ही इज फाइटिंग। डू यू थिंक अ गाय लाइक ट्रम्प इज गुड और बैड फॉर वर्ल्ड पीस? तो एक जो रूस के राजनीतिज्ञ थे स्टालिन, उनके बारे में सुना होगा आपने, जी सर। दर्शकों ने सुना होगा। तो ही सेड दैट दे आर डिकेड्स व्हेन नथिंग हैपन्स एंड दे आर वीक्स व्हेन डिकेड्स हैपन। तो ट्रम्प साहब के आने से अभी जो कितने 35-40 दिन हुए हैं, डेकेड्स ही हो गए। दे हैव बीन मोर देन डिकेड्स। पता नहीं 150 एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स और एक तहलका सा मचा के रखा है। वी मस्ट रिस्पेक्ट इट। तो जैसे मैंने कई पॉडकास्ट पे कहा है, ट्रम्प मस्ट नॉट बी टेकन लिटरली बट ही मस्ट बी टेकन सीरियसली। राइट। जब वो कहते हैं कि भाई यूक्रेन में युद्ध का अंत होगा, ही मीन्स बिजनेस। आपने ज़ेलेंस्की की बात करी, तो पहले 40 मिनट मैंने उसको, जब ये हुआ, आई सॉ द होल पॉडकास्ट। पहले 40 मिनट में उनकी बातचीत जो है नरम है। बोथ साइड्स आर अपना जो मत है उसको रखने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि लोग कहते हैं ट्रैप वगैरह था, वो बिल्कुल नहीं था। तो दोनों साइड्स, ज़ेलेंस्की कुछ कह रहे हैं, ये भी कह रहे हैं, नोक झोंक हो रही है, बट इट इज़ इन द स्पिरिट ऑफ फ्री बैंटर। राइट।
एक उसमें से जब वो वैंस मेक्स अ स्टेटमेंट, यू नो, आई थिंक इट गॉट ट्रिगर्ड, इट वाज नॉट डिजाइंड. अभी अच्छा अगर वो ऐसा होता तो अभी फिर ज़ेलेंस्की हैज़ rendered some kind of apology, he is going to sign the deal again. तो वो तो उसको तो कोच करा गया है EU में. नहीं, कोशिश अच्छे नहीं से. किया गया. अब देखिए इसको, लेट्स डिस्कस इट विद सर्टेन डेप्थ. And I'm just giving the Trump viewpoint since you asked about Trump. It was not illogical. ट्रम्प, इनके जो साइड के लोग हैं उनका ये कहना है कि साहब Putin may have attacked, but who provoked Putin? NATO, West, there is no doubt. मिकाइल गोर्बाचोव को 1990 में आश्वासन दिया गया था कि नेटोज लाइंस विल नॉट मूव ईस्टवर्ड्स. फिर आपने 2001 में क्या किया, 2004 में क्या किया? आप ऐसा माने भारत के चारों ओर बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, एक चीनी अलायंस आ जाता है, विल वी नॉट रिएक्ट? यस, क्लियर थ्रेट होगा. गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी बहुत स्ट्रेसफुल और बहुत लोनली होती है. मेरे लाइफ के दो पैशंस हैं. आई लव टू प्ले गेम्स, वीडियो गेम्स एंड इवन बोर्ड गेम्स, एंड आई लव टू लर्न, लव टू रीड. तो इन दोनों पैशंस को कंबाइन करके आई वांटेड टू मेक समथिंग जो कि गेमिफिकेशन के बेनिफिट्स लर्निंग को ट्रांसलेट करे. टू सॉल्व दैट प्रॉब्लम आई हैव क्रिएटेड समथिंग व्हिच इज अ पैशन प्रोजेक्ट ऑफ माइंड. आई हैव क्रिएटेड द यूपीएससी गेम. ये एक एक्चुअल फुल ब्लोन बोर्ड गेम है. इसमें इंडिया के मैप पे कुछ जर्नीज हैं जिसमें आपको एक एक स्टेप पे क्वेश्चंस का आंसर करके आगे बढ़ना होगा. जो प्लेयर लबासना मसूरी पहले पहुंच जाएगा वो जीत जाएगा. इस गेम को खेलने के दौरान मजा भी आएगा, आप बहुत चीजें सीखोगे भी और बहुत चीजें आप याद कर लोगे इन द प्रोसेस. इस गेम की पूरी डिटेल्स आई विल शेयर विद यू अगर आप इंटरेस्टेड हो, और इफ यू फाइंड दिस इज इन्वोकिंग योर क्यूरियोसिटी आई विल सेंड यू ऑल द डिटेल्स रिलेवेंट टू द गेम एंड देन यू कैन चेक इट आउट. आई होप यू हैव फन विद इट. थैंक यू. बड़े अमेरिका के जो विशेषज्ञ हैं, जॉन मर्शाइमर, मेरे ख्याल से नील फर्ग्यूसन भी ये मत रखते हैं, बहुत लोग ये मत रखते हैं कि भाई Putin was provoked into the attack. I'm not justifying the attack. So ये मत, ट्रम्प साहब का भी वो यही कहते हैं. अब वो कह रहे हैं साहब 3 साल आपने लगा दिए. पिछले हफ्ते दोनों साइड्स की अगर आप कैजुअलिटीज जोड़ लें, 3,000 people are dying. He is making this point that by the rich are making the poor fight. डेली. एक समय ये भी था, the figures were Russians 1,600 dead daily. But last week का एक आकलन है 3,000 in a week. There is no doubt 700,000, 7 lakh Russians have either been killed or wounded. सर यूक्रेन में इतने लोगों की मौत हुई है कि उनकी जो कॉम्बैट बटालियंस हैं उसमें आम आयु 45, इट शुड बी 25. जो यंग लोग हैं ही नहीं. अभी उन्होंने सर एक मिनट रवि जी, मैं एक चीज़ मैं कहना चाहता हूँ. सो द लार्जर इशू इज दिस. वो कह रहे हैं साहब 3 साल आप क्या कर रहे थे? अगर आपको बाइडन के पीछे पड़े रहते हैं कि पीस था, कुछ था, राइट. एंड द लार्जर इशू इज कि भाई युद्ध का अंत होना चाहिए, सब मानते हैं. ऑन द बैटल फील्ड देर इज नो डिसाइसिव एंड. किसी ने सही कहा, इफ यू जूम इन सर to the conflict, there are incremental gains. If you zoom out, stalemate. फ्रंट लाइन कोई मूव ही नहीं कर रही है, तो कोई अंत नज़र नहीं आ रहा है बैटल फील्ड पे. तो अंत जो है डील्स के थ्रू होना चाहिए, नेगोशिएशंस के थ्रू होना चाहिए. उनका ये मानना है कि साहब पहले हमने रशिया से भी बातचीत की, सऊदी अरेबिया में भी, दे शोड ग्रेटर विलिंगनेस टू नेगोशिएट. ज़ेलेंस्की से जब हम बातचीत कर रहे थे, ट्रम्प क्या कह रहे हैं? ट्रम्प कह रहे हैं देखिए, you have minerals, we'll make a deal about those minerals. So it's a business case. बट वो ये कह रहे हैं साहब, अगर अमेरिकन बिजनेस है यूक्रेन में, हमारे इंजीनियर्स हैं, हमारी इंडस्ट्रीज़ हैं मिनरल्स की, तो पहले तो प्यूटन की हिम्मत नहीं पड़ेगी अटैक करने के लिए. अगर उन्होंने अमेरिकन बिजनेसेस से छेड़छाड़ की तो इट इज़ एन ऑटोमेटिक सिक्योरिटी गारंटी. प्यूटन ये कह रहे हैं नो, इट इज़ नॉट गुड इनफ. अब यहाँ ट्रस्ट की बात आती है. ट्रम्प बातें पुरानी बात निकालते हैं कि ओबामा ओनली गेव शीट्स, मतलब ओबामा गेव नॉन काइनेटिक स्टफ, आई गेव यू जैवलिन्स. तो भाई ट्रस्ट मी, जब तक मैं था प्यूटन की कभी हिम्मत नहीं हुई अटैक करने की. तो अड़चने इस पे है. बट येस्टरडे ही हैज आल्सो सेड कि इफ प्यूटन डजंट स्टॉप आई विल वाइडन सैंक्शंस और ये सब. मेरा ये मानना है ही वॉन्ट्स टू गेट अ डील, ही वॉन्ट्स टू गेट द फाइटिंग टू एन एंड. आई ऑल्सो फील ही विल बी फेयर टू बोथ साइड्स, दो एट द मोमेंट ही सीम्स टू हैव टेकन प्यूटन साइड. राइट. वो बेवकूफ़ नहीं है. दूसरी बात, वो यूरोप से क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं साहब आप सबसे अमीर तबके हैं पूरे विश्व में,
$21 ट्रिलियन आपकी इकोनॉमी है और आप रक्षा पे खर्च नहीं कर सकते। रक्षा खर्च मैं करूँगा आपका आके। और ये तो ट्रम्प थोड़ी ना, सारे प्रेसिडेंट्स बुश के ज़माने से उससे पहले से हाथ जोड़ रहे हैं यूरोपियंस की। तो यूरोपियंस का क्या कहना है कि साहब हम अपनी इकोनॉमी ग्रो करेंगे, हम प्रॉस्पेरिटी करेंगे, अमेरिकन टैक्स पेयर विल पे फॉर माई डिफेंस। क्या लॉजिक है यार ये? सो उनके जो गहरे मुद्दे हैं, दे आर राइट। व्हाट इज़ द लार्जेस्ट स्ट्रेटेजिक डिज़ाइन? लार्जेस्ट स्ट्रेटेजिक डिज़ाइन ट्रम्प साहब कह रहे हैं, देखिए मेरी मुसीबत तो इंडो पैसिफिक में है, चाइना। लेट मी वाइंड अप द कैंपेन हियर, वाइंड अप द कैंपेन हियर, मेरे को वहाँ जाना है। यू स्पेंड ऑन योर ओन डिफेंस। सो ही में भी मैवरिक, उनका जो बात करने का ढंग है, normal American president would not have got into that fight publicly. But he doesn't mind. As he said, let the Americans watch. And he was saying, क्या watch? कि भाई Zelensky is being difficult. उनका ये मानना था. So he is not a traditional politician. But जो बाकी मुद्दे हैं उनके, many of them we can debate, we can disagree, but ऐसा नहीं है कि उनमें कोई बुनियाद ना हो. This is, I don't agree. He's a phenomenon. He has to be battled. Right. And I think the best way is to battle him intelligently. But एक चीज़ मैं आपकी बात ज़रूर सहमत हूँ. Ultimately, Trump will respect you only if you stand up to him. No doubt about it. That is in any human relationship. आप मेरे आदर ही नहीं करेंगे if you can push me around. If I was to summarize it, आपने कहा कि बेवकूफ़ नहीं है, ये सब चीज़ें रैंडम नहीं है। बेवकूफ़ तो बिल्कुल नहीं है। हाँ, ये सब बेवकूफ़, आप देखिए, मैं आपसे बात कर रहा था. His origins are from New York. न्यूयॉर्क और वाशिंगटन में, Washington was snobbish, elite. It's like Delhi and Bombay, no? Little bit. Not Delhi and Bombay. Financial capital Washington versus- पढ़े लिखे लोग थे, you know, elite. Government. Trump was from New York, real estate developer. He never got their real respect. He's fought his way. Crooked Hillary, stupid Biden. तो मतलब, he has fought his way. He's a fighter. So he's also trying to renegotiate America's position in the world. He's also a showman. Before social media was there, sir, he had mastered all this. He is a showman, but आप कुछ चीज़ें उसकी देखिए. अगर if America is about free speech, Yeah. he gives 4 press conferences a day. कुछ पूछ लीजिए उनसे. कभी तो तो उन्होंने मास्टर ही है उनकी. तब से हायर और फायर, तब से जब हम बच्चे थे तब से कर रहे हैं वो. अच्छा, वो जो गवर्नमेंट का ब्लोट है, who will disagree with that? Government bloat needs to go everywhere. Right. जो मस्क कर रहे हैं. Doge. कि हाँ, डोज, कि आप आ रहे हैं, 1000 लोग सैलरी ले रहे हैं सरकार से, काम निजी तौर पे कर रहे हैं, तो ऑल दिस हैज़ टू गो. ट्रम्प इज़ अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ व्हाट द डेमोक्रेट्स डिड नॉट डू. अगर डेमोक्रेट्स ही ये कर देते तो ट्रम्प वुड नेवर हैव ग्रोन सो लार्जर देन लाइफ. सो ही इज़ अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ all that went wrong with with the Democrats or the left or center administrations. आप देखें, जी भी ये कहते हैं, जब when क्या 3-4 साल पहले ही got tough with Jack Ma, तो Z said that, see, the difference between us and America is that American politicians are poodles in the hands of American capitalists. Here we listen to capitalists, but they will never grow more powerful than the Chinese Communist Party. तो जो बाइडन और द प्रीवियस डेमोक्रेटिक एडमिनिस्ट्रेशंस, ये माना जाता है जो ओलिगार्की थी, द टेक्नो फ्यूडलिस्ट्स, दे वर ड्राइविंग गवर्नमेंट. ट्रम्प साहब का ये कहना है, Deep state. डीप स्टेट विच वाज ब्यूरोक्रेसी, ओलिगार्क्स. तो अभी मस्क चैलेंज दैट ओलिगार्की. Musk came within his kind of talent. SpaceX, Tesla challenged those established companies. Yes. So it is also, one is demolishing the deep state. जो वो कहते हैं ना कि America had become a bureaucracy. We are taking it back to a democracy. उसमें भी फर्क है. एक वो, I heard this from Musk. He says he met an American general. He said कि पेंटागन जो है, उसकी स्थापना जो है 18 महीनों में हुई थी. He says आज इतनी ब्यूरोक्रेसी बढ़ गई है कि पेंटागन के भीतर अगर आपको स्टेयरकेस रिपेयर करना हो तो 3 साल लगते हैं. Now, these kind of bureaucracies, the American people did not like it. तो वो जो ब्यूरोक्रेसी है उसको कहते हैं हम ख़त्म कर रहे हैं. डीप स्टेट. डीप स्टेट में सभी शामिल थे. ओलिगार्की, द पॉलिटिशियंस, द मीडिया विच वाज कंट्रोल्ड, नैरेटिव्स वर So कंट्रोल्ड. deep state is a very interesting concept, and I want to also pick your brains on transposing this idea into India. Is there a deep state in India? See, there is definitely an establishment in India.
the bureaucracy has a certain role, no doubt. देखिए दो चीज़ें हैं इसमें. Who will drive the nation, the society, the levers of change? Will it come from civil society? Will it come from, say, the private sector, or will it come from government? जो इंडिया का जो इतिहास है, मोस्ट ऑफ दीज इश्यूज हैव बीन ड्रिवन बाय गवर्नमेंट. तो जो हमने मॉडलिंग की थी, भाई एक सरकार होगी विच विल डू look at the social delivery, look at issues of national security. And the other aspect of business commerce, we also chose the PSU. So let's say a quasi-governmental model. Now that all evidence tells you has to change. So 1991 के बाद कुछ सुधार हुआ, but they still haven't been changed. China, by contrast, has really revolutionized its SOEs, जिसे कहते हैं, state-owned enterprises. They sacked some 3 million people in their SOEs. हमारे यहाँ वो करना संभव नहीं है. But if you don't change, what happens? Today, what is driving Chinese society is what they call the Fantastic Four. DeepSeek, ByteDance. एक ड्रोन कंपनी कौन सी है? बड़ी DJI. Now they are, so a communist country had the first generation technologies, Alibaba and Co. They have a second generation, Fantastic Four. India में we are not producing this at the same rate because much of the stuff is driven by government, bureaucracy. So the size of the government definitely has to reduce, both in quantity and quality. आप हमारे यहाँ प्राइवेट सेक्टर से पूछिए, स्टार्टअप से पूछिए, वो बोलेंगे भाई सरकार को करना चाहिए. Why सरकार? So it is, it is a whole over-reliance on bureaucracy leads to larger government, and then some vested interests coalesce around the government, which people call the deep state. So in that sense, India also has a deep state, which the way forward is to bring down government, to bring talent into government, and much of the levers of change and progress, including technology, have to be driven by private sector and startups. अब देखिए कितना evolution हो रहा है. If you see Ukraine, you see Starlinks, you see capacities in space, in dronery. They have come not from organizations like NASA. They have not come from defense primes like Boeing, Lockheed. They have come from startups. Why startups? Talent, innovation, agility. So this is the way the world is moving. If you actually ask me, we have laid the edifice. जो startups है उसकी हमने बुनियाद रखी है. We now need a startup revolution. Where are our big, क्या कहते हैं, Fantastic Four? The next phase of India's growth in technology, business, commerce will come from startups. So actually we have to grow this concept of national champions. बिल्कुल. To celebrate entrepreneurs and innovation. तो सर हमारी भारत सरकार अपना खुद का शार्क टैंक कब स्टार्ट कर रही है? Bharat Sarkar who has brought about the startup revolution? It came not from the private sector, it came at government bidding. If the governments had not held these startups, would even these few that are there have come up, like Agnikul, Skyroot, जो हमारे ये हैं थर्ड आई टेक. अब देखिए प्रॉब्लम क्या हो रही है. डिफेंस वाले हैं, डिफेंस में है, डिफेंस के हैं और भी होंगे. इन अदर प्लेसेस आई डोंट नो देम सो वेल, बट I'm sure they will be. But see the problem. There is a larger problem. India will have one of the highest STEM graduates in the world. STEM graduates की तो कमी नहीं है. Every second chap is BSc, if not BTech. But the issue is what? जो हमारे BTech graduates हैं, they are operating at the lowest end of business and technology. They are not pushing deep technologies. We need startups in deep technologies, civil or military. Where is our DeepSeek? Who is doing quantum in India? Abhi Satya Nadella has launched Majorana 1. Where is our Majorana 1? Where are our leaders of, say, 3D manufacturing, robotics, humanoids? So that is the critical question. अब उसके लिए सरकार तो सिर्फ मदद कर सकती है. This has to come from a larger issue is risk taking. My parents, my father told me, beta, stay in the system, don't rock the boat. All evidence suggests that the world belongs to those who can rock the world.
अब ये कौन करेगा? रिस्क टेकिंग, Yeah. you know, so we need all these. I say India needs a cultural transition. So while we must get down the size of government, we must also do this. Till this happens, the only instrument you have to drive such change is the government. अच्छा, the government, when you say drive a change, जहाँ तक मैंने देखा है, because I was very much part of it and including very much the जो स्ट्रैंगल होल्ड है, जो बिजनेस को रोक के रखता है या उसको अनलीश कर देता है ना, वो दैट इज बेसिकली टैक्सेशन. जितनी आप रेगुलेशन करोगे उतना वो रुक जाएंगे, जितनी छोड़ दोगे उतना वो बढ़ जाएंगे, क्योंकि टेंडेंसी तो होती है. देयर आर एंटरप्रेन्योर्स एवरीवेयर एंड दे आर इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड इन द पॉपुलेशन. आप मौका दो, दैट इज द आइडिया. डी रेगुलेट. तो अगर उन्होंने डी रेगुलेट करा तो सर आई एम द ऑफ द ऑनेस्ट ओपिनियन कि उन्होंने कोई एहसान नहीं करा, उनको वो बहुत पहले कर देना चाहिए था, 1991 से कर देना चाहिए था. और सर जहाँ तक डीप स्टेट का सवाल है, उसका एक फंडामेंटल प्रॉब्लम यही है कि वो अनडेमोक्रेटिक है. अगर हम एक डेमोक्रेसी में हैं और अगर हम इलेक्ट कर रहे हैं कि उन लोगों को जो हमारे लिए डिसीजन लेंगे हाईएस्ट फॉर्मेट में, तो ऐसी कोई भी अथॉरिटी या कोई भी पावर नहीं होनी चाहिए, दैट्स अ थ्योरेटिकल आर्गुमेंट गोस, जो हमारे लिए डिसीजन ले, जो हमारे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स को इन्फ्लुएंस कर रही है. अब अमेरिका में डीप स्टेट है और उसको हटाने की वो कोशिश कर रहे हैं, बट हाउ कैन वी जस्टिफाई डीप स्टेट इन इंडिया इवन व्हेन वी नीड इट? No, we are certainly not justifying. I'm just saying, how do you bring about the change? और देखिए जो आप कह रहे हैं ना, the Prime Minister has argued, he has said that we need to liberate the forces of innovation, energy and enterprise from the scourge of process and procedure. तो देखिए, somebody I was reading, I think कोई Professor Muralidharan है, he said a very good thing. He says, you know, the Indian state micromanages the civil servant on process, ये तो है. without holding him accountable and giving him greater leverage for delivery. सर वो तो So you have to change from process to delivery. If I have to control you and I don't want to grow, I will create process. आप इस रूल क्यों नहीं फॉलो किया, उस रूल जिसे नियमों का जाल कहते हैं. So we have to remove it. There is no doubt. So the biggest enemy of innovation is regulation. You are right. Yes. अगर if the Prime Minister is saying कि भाई विकसित भारत का जो सेंटर पीस है will be अनुसंधान, which is innovation and R&D, then you have to regulate, deregulate. अब वो एक लंबी जद्दोजहद है. For example, you look at this whole system of IFAs and the क्या कहते हैं उसको, जो ऑडिट वगैरह करते हैं. So they say we are accountable to the exchequer. बहुत बढ़िया बात है. But the modern metrics हैं, who is responsible for creating technology? You can't become a roadblock in creation of technology. If technology has to come, it has to come from innovation, risk taking. So you have to sign off on projects which will fail. Yes. Why did Musk beat NASA? Because see, NASA, like ISRO, will wait for the ideal launch. If the Prime Minister is coming, it should be a perfect launch, it should not fail. Right. Musk does 10 launches in a year, 9 fail. But in the process of doing that, you pole vault technology. So yes, Trump also says that America had become this bureaucracy. I want to make it a corporation. Corporate instincts, risk taking, rewarding outcomes. So धीरे धीरे भारत में भी ये परिवर्तन होना चाहिए. But I agree with you totally that this change has to come far faster. What should really, spur us is we say China is an autocracy. It has got better metrics of capitalism and innovation than a democracy. Why? Yes. अब देखिए, ये जो democracies है ना, ये आलसी हो गए. Somebody told me that if you want to see a democracy which is dying or dead, you should see UK. वो जो पुराना मॉडल है डेमोक्रेसी का, वे प्रोसेस मैटर्स, आउटकम्स डोंट, these things just have to go. जब डीप सीक ने ये they produced their product, the accompanying जो papers थे, 5 papers explaining what deep seek is, I am told उसके 200 authors थे, 200 people were associated with the project. 100 of them had never stepped out of China. So these are not the chaps who went to fancy American universities and came back. So talent is now homegrown. The best and the brightest are in China, which means innovation will come even faster. Right. हमारे 23 IITs हैं. We all revere them. हम सब बड़ी उम्मीदें रखते हैं. एक नोबेल लॉरेट बताइए पिछले 75 साल में. We are not pushing the deep technologies. Yes. Much of IITs are coming to the civil services. IITs were not created as a conduit to civil services. They have to push deep technologies. Yes.
The tougher stuff has to be done. सर इंसेंटिवाइजेशन क्या है उसकी? एंड व्हेन यू से ऑटोक्रेसी, मुझे तो लगता है सर ऑटोक्रेसी इज द परफेक्ट प्लेस फॉर टेक्नोलॉजी, क्योंकि आपको बहुत डेडिकेटेड एनवायरनमेंट मिल जाता है वो करने के लिए जो चाहता है स्टेट। अगर स्टेट चाहता है टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट, जिसको आप कहते हैं कोल्ड वॉर 2.0, तो मेरा ये मानना है रवि कि चाइना इज़ डूइंग वेल टेक्नोलॉजी वगैरह के क्षेत्र में, इसलिए नहीं बिकॉज इट इज़ एन ऑटोक्रेसी, इसलिए फॉर अदर रीजन, इट इज़ अ मेरिटोक्रेसी. So the point is that if an autocracy can be a meritocracy, why can't a democracy be a meritocracy? If you personally ask me, what will I value more? Will I value my freedoms or will I value blockchain? I will prefer my freedoms. But my point is, why can't I have my freedoms along with blockchain? Democracy should not be an obstacle there, provided we are remain a meritocracy. सर आपकी बात मुझे अच्छे समझ में आई। आपने कहा मेरिटोक्रेसी से ही आगे बढ़ेंगे, आपने कहा ये रिडेंडेंसी हटाओ, एफिशिएंसी इनएफिशिएंसी हटाओ, डोज हो सकता है तो इंडिया में डोज करो, डीप स्टेट वगैरह जो भी है आगे बढ़ो, तभी आप compete कर पाओगे, नहीं तो आप पीछे रह जाओगे। और ये जो कोल्ड वॉर 2.0 सर जो आप कहते हैं, हु इज इट बीइंग फॉट अगेंस्ट? एंड फॉर द बेनिफिट ऑफ द ऑडियंस, कोल्ड वॉर क्या होता है सर? सो कोल्ड वॉर जो है, कोल्ड वॉर वाज जिसे हम कहते हैं शीत युद्ध. सो कोल्ड वॉर 1.0 वाज यूएसए और सोवियत यूनियन के बीच में था. अब वो जब वर्ल्ड वॉर 2 का खात्मा होता है उसके बाद दे आर टू सुपर पावर्स, यूएस एंड सोवियत यूनियन. तो उनके बीच में जो कंपटीशन था, आइडियोलॉजिकल था, पॉलिटिकल था, कुछ हद तक टेक्नोलॉजिकल भी था. So it was a cold war because it never got hot. Right. It was dominated by nuclear weapons. But it was a war, in the sense that it was very intense competition. So that was Cold War 1.0. And even at the peak of the Cold War, they say, जो Soviet Union की economy थी, it never was larger than 40% of the American economy. So the reason why Soviet Union fell was because it was economically not very strong. ये माना जाता है. राइट. कोल्ड वॉर 2.0 जो है, इट इज़ बिटवीन यूएसए एंड चाइना. और इट वाज एक्चुअली यूएसए लेड वेस्ट टिल ट्रम्प केम, एंड अ चाइना लेड अलायंस और एन ऑर्डर, चाइना, रशिया, ईरान, नॉर्थ कोरिया. अभी आप देखिए रूस में, रूस को किस किस से सहायता मिली है. नॉर्थ कोरिया ने ट्रुप्स भेजे, 10,000 ट्रुप्स. नॉर्थ कोरिया ने एमिनेशन दिया, 70 to 80% एमिनेशन. चीन ने उनको चिप्स दी, ये चिप्स गई ड्रोन से लेके हाइपरसोनिक्स तक. चीन ने उनको सीएनसी इक्विपमेंट दिया, चीन ने उनसे तेल खरीदा, सैंक्शंस, हर चीज़ से मदद की. ईरान, अ कंट्री अंडर सैंक्शंस, ने शहजाद ड्रोन्स दिए, रूस के पास ड्रोन्स नहीं थे. तो CRIK, क्रिक, चीन, रशिया, ईरान और नॉर्थ कोरिया के सहयोग के बिना रूस इस लड़ाई में रह ही ना पाता. So now there is a new Cold War between USA and a China-led coalition or alliance. इसमें फ़र्क क्या है कि भाई चीन की इकोनॉमी इज़ ऑलरेडी 70% ऑफ द यूएस इकोनॉमी. इन टर्म्स ऑफ टेक्नोलॉजी मैंने आपको बताया, 65 में 60, 65 में 58. टेक्नोलॉजिकली इट्स अ वेरी क्लोज कंपेटिटर. आप चैट जीपीटी करते हैं, वो डीप सीक निकालता है. क्वांटम में मैंने सुना चीन आगे है. सो टेक्नोलॉजिकली इट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग कंपेटिटर. मिलिट्री बैलेंस जिस तरह से तब्दील हो रहा है, मैंने आपको बताया फर्स्ट आइलैंड चेन में. सो इन माई व्यू कोल्ड वॉर 2.0 इज इवन मोर इंटेंस कॉन्टेस्ट. राइट. यूक्रेन may have been the first hot war of Cold War 2.0, जैसे कोरिया हुआ था, कोरिया युद्ध हुआ था. ताइवान में टर्न आउट टू बी क्यूबन मिसाइल क्राइसिस इन रिवर्स. क्यूबन मिसाइल क्राइसिस में ब्लॉकेड यूएसए ने किया और सोवियत यूनियन की कोशिश थी दूर से आके उस ब्लॉकेड को, न्यूक्लियर डिटरेंस की वजह से ही पीछे गए. हाँ, न्यूक्लियर, बट ब्लॉकेड का भी एंगल था. इफ चाइना ब्लॉकेड्स ताइवान, USA will have to project power 1,000 miles, not easy. तो ये जो चीज़ें हैं, और मान लीजिए अगर चीन जो है ताइवान पे कब्ज़ा कर लेता है, लुक एट दी डिपेंडेंसी ऑफ अमेरिकन बिजनेस कंपनीज ऑन ताइवान. ये निविडिया, एप्पल वगैरह सबकी चिप्स वहीं से आती हैं, 93% चिप्स वहीं से आती हैं. लुक एट द इफेक्ट ऑन द स्टॉक मार्केट, इट विल क्रैश.
These companies symbolize American wealth. This will be the decline of American wealth. It could be the Suez moment for the USA. जैसे सुएज के बाद, सुएज क्राइसिस के बाद जो ब्रिटेन की जो शक्ति है या पावर, देयर वाज अ प्रेसिपिटस डिक्लाइन, तो ये हो सकता है. सो देयर आर ऑल काइंड्स ऑफ पॉसिबिलिटीज इन जियोपॉलिटिक्स. Cold War 2.0 is definitely there. Is it the same as Cold War 1.0? Certainly not. Dimensions अलग हैं. The competition is more intense. The challenger is more powerful. और मेरा ये भी मानना है, देखिए हम बात कर रहे हैं अभी विश्व बंधु की, विकसित भारत. Yes. So it is a contest between a declining hegemon or a challenged hegemon USA, a rising challenger China, and this aspiring Vishwa Bandhu. Right. So we also have to play our cards well. Let's get back briefly to talent. Now, if we are in the big three now, अब भाई लोग कहते हैं फिफ्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी, थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी, एशियन पावर इंडेक्स कहता है वी आर द थर्ड मोस्ट पावरफुल कंट्री. जेफरी सैक्स कहते हैं भाई इंडिया शुड गेट अ सीट इन द सिक्योरिटी काउंसिल. वी हैव टू स्टेप अप आवर गेम इन स्टेट क्राफ्ट. जो हमारी सामरिक सोच है उसमें बड़ा सुधार होना पड़ेगा, एंड नेशनल सिक्योरिटी. यूक्रेन टेल्स अस दैट नेशनल सिक्योरिटी इज अ गेम ऑफ हाई क्वालिटी टैलेंट. Elon Musk, Alex Karp. So we have to step up our game in all this way. Talent will be important. तो सर जब से कोल्ड वॉर 1.0 में हमारी पॉलिसी थी नॉन अलाइंड मूवमेंट, ना हम यहाँ ना हम वहाँ. इस वाले में क्या पॉलिसी? ऑब्वियसली वी आर विद द यूनाइटेड स्टेट्स इन दिस वन, और एटलीस्ट इट सीम्स लाइक इट. क्या हमने अपने आप को एक डिक्लाइनिंग हेजेमन के साथ कंबाइन करके गलती तो नहीं कर दी? नहीं, देखिए आई डोंट थिंक वी शुड रीच सच ड्रास्टिक कंक्लूजन. ये तो कुछ बारीकियों के मामले हैं. सो नॉन अलाइनमेंट जो है, इन वन सेंस इट वाज वाइज. उसमें विवेक ये था कि साहब जब दो पावर ब्लॉक्स हैं और हम में उतनी क्षमता नहीं थी, उतनी शक्ति नहीं थी, वाई शुड वी बिकम पार्ट ऑफ एनी ब्लॉक? वी विल ट्राई टू हैव अ नॉन अलाइंड पॉलिसी and make the best of both worlds. So that sense it was a smart policy, non-aligned so as to make the best of both worlds. But देखिए हकीकतन क्या हुआ? While it is a good policy, 62 में क्या हुआ? 62 में प्राइम मिनिस्टर नेहरू had to write to President Kennedy कि भाई सब हमको जहाज भी दीजिए, पायलट्स भी दीजिए, इक्विपमेंट भी दीजिए. So it really didn't work. 1971 में also the Indo-Soviet Friendship Treaty is what saved us, what protected us from the Chinese, the Seventh Fleet. अब हम कह रहे हैं साहब स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी. सो स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी क्या है? वी आर सेइंग दैट वी आर नाउ मोर पावरफुल देन व्हाट वी वर. वी आर नाउ द टोस्ट ऑफ द वर्ल्ड. सो दिस पावर गिव्स अस द ऑटोनॉमी और गिव्स अस द हेफ्ट टू बी ऑटोनमस. सो इट इज़ वाइज. बट देखिए ना, प्रैक्टिकली जब आप बात करें, मेरा ये मानना है, अब ट्रम्प साहब के साथ अटकलें विभिन्न प्रकार की हैं. एक ये भी सोच है कि ही इज़ ट्राइंग टू पुल रशिया अवे फ्रॉम चाइना एंड ही इज़ ट्राइंग टू क्रिएट दिस वर्ल्ड ऑफ 3 इकोस्फीयर्स. वो कह रहे हैं साहब देखिए, इंटरनली उनको बताया गया है दैट यूएसए में वो सैन्य शक्ति नहीं है कि वो चीन का सामना कर सकें. ओके. Therefore, why invest in a $950 billion military to roam the world? He's talking of slashing the defense budget. Trump साहब कह रहे हैं कि इसको 50% करो and allow these 3 ecospheres. China-led Asia, Russia-led Europe and a northern hemisphere जहाँ पे USA का राज हो. तो ग्रीनलैंड, आर्कटिक की बात हो रही है, पनामा कैनाल, गल्फ ऑफ अमेरिका. That doesn't sound good for us. नहीं, 1 minute. So ये अटकलें हैं, और अटकलें, there are parts of the mega campaign who have said it. Marco Rubio has said it. 3 ecospheres, क्योंकि अभी भी चीन, अमेरिका में वो शक्ति नहीं है. Come back, consolidate and then we'll see. अभी मैंने आपको हकीकतन बताई, जो मिलिट्री हकीकत है ये है. The balance of power is not so much in USA's उनकी इतना पक्ष में नहीं है. हकीकत ये है, चाइनीज़ मिलिट्री इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग. तो आई थिंक ट्रम्प विल पुश चाइना ऑन ट्रेड, ऑन टैरिफ्स, ऑन टेक्नोलॉजी. बट क्या वो अमरीकी खून बहाएंगे ताइवान के ऊपर? आई डोंट थिंक सो. सो दैट इज़ द पॉइंट.
एंड इफ़ ही इज़ नॉट प्रिपेयर्ड टू शेड ब्लड, अब उसमें देखिए दो तीन चीज़ें हैं उनके, आप एडवाइज़र्स से बात करें तो एक मैट पॉटिंजर हैं, कहते हैं फर्स्ट ट्रम्प टर्म में ट्रम्प साहब का मानना था कि भाई चीन से लड़ाई करने का कोई फ़ायदा नहीं, बट धीरे धीरे ही अंडरस्टूड वाई चाइना हैज़ टू बी टैकल्ड. तो मैं भी अटकलें लगा रहा हूँ, इट मे नॉट बी हिज फर्म व्यू बट इट डज सीम कि, so in that sense, he's not going to say openly China led Asia, but it does seem that he will settle for some kind of modus vivendi with China, where it says, all right, by आप वहाँ राज करो, हम यहाँ राज ये करेंगे. even Biden was told in as many words by Z, not the last year but the year before last when he went to California. He said, देखो, Z told him that look at our power now. हकीकत बदल गई है. Retreat to your corner of the Pacific, and between us, let's carve up the world. Now, not in so many ways, but ये That's बातें what it हो was. रही हैं, ये बातें हो रही हैं. So, भारत के लिए क्या विवेक है? Right. If this is a fact, then we also must figure out what kind of partnership we want with USA And with China. and with China. तो दोनों की बात कर सकते हैं. तो with USA, around trade, tariffs, defense and technology, just as Trump does hard negotiations, we also must do hard negotiations. कि साहब देखिए, टैरिफ में अगर हम आपको इतने कंसेशंस देंगे तो फिर हमको टेक्नोलॉजी, डिफेंस में आपसे क्या मिल सकता है. नाउ इट इज़ अ डील and try and get the best of what we can get from America. अब लोग साहब कहते हैं कि रूस एंड फ्रांस हैव बीन वेरी रिलायबल. बिल्कुल, इससे उससे कोई ताल्लुक नहीं है. अब हमारा जो हेफ्ट है वो बढ़ गया है. वी आर नो लॉन्गर कैन बी पुश्ड अराउंड. वी कैन नेगोशिएट विद द USA फ्रॉम अ पोजिशन ऑफ इक्वालिटी, फ्रॉम स्ट्रेंथ. Are we not smart? If Trump is smart, we are also smart. So we can say, what kind of technology do we want? We don't want TOT. TOT is a lie, transfer of technology. कभी कोई किसी को टेक्नोलॉजी नहीं देगा. हम कह सकते हैं, जैसे कुछ हाल में कुछ इसके उदाहरण भी हैं, कि भाई ये हमारा स्टार्टअप है, मान लीजिए कोई नाम दे दें, बालाजी स्टार्टअप है, ये सेमीकंडक्टर्स में निपुण हैं. तो जी के साथ जो हम डील कर रहे हैं प्रेडेटर वाली, उसमें आप you are also obliged to have 30% investments in India. You please mentor this startup and grow its semiconductor capability. अगर आप ये करेंगे, हमारे पास एक और, we have a great ace up our sleeve, market access. We have a large market access. तो भाई टैरिफ और मार्केट एक्सेस के साथ give us these kind of technologies. उसमें क्या है, you will have to, I think you must promote startups which will be national champions of the future. Why? Because PSUs and all in their current form cannot give you these cutting edge technologies. Not at the pace So at which. that way Trump is an opportunity, because in these matters I think Trump will be far more open than Biden. Okay. कि भाई उसको अपना टैरिफ में जो कंसेशंस हैं मिल रहे हैं, मार्केट एक्सेस मिल रहा है, एंड ही इज़ ट्रांजैक्शनल. अगर आप, if you allow him on tariffs, he may give you technology more, a greater likelihood than the past. So I am saying कि भाई trust your allies of the past, रशिया, फ्रांस वगैरह, कोई उसमें कोई कमी नहीं होनी चाहिए. But Trump and America can be a new opportunity. And now वो लोग कहते हैं साहब पहले उसने धोखा दिया, पहले नहीं किया. अरे क्या होगा? We must look at Trump afresh. And if he is smart, so can we be smart. So in that sense, we can leverage the American relationship so as to technologically enable the Indian military. We can also tell him, bhai, a technologically enabled Indian military or an Indian strategic military ecosystem is in the American self-interest, because it helps you to balance China. Technologically enabled is an interesting word to use, given the fact that हमारे देश में अभी भी जो हमारा प्राइड एंड जॉय, हमारा तेजस फाइटर है, जनरल इलेक्ट्रिक का इंजन यूज़ करता है सर. हमारे यहाँ पर जो नेवी एयरक्राफ्ट कैरियर है विक्रांत, जनरल इलेक्ट्रिक के टर्बाइंस पे काम करता है. हम आत्मनिर्भर की बात तो करते हैं, बट जो एसिमेट्री है, चाइना को ही देख लीजिए, यूएस को देख लीजिए. $250 बिलियन का उनका बजट, $70 बिलियन का हमारा बजट, 3 गुना से ज़्यादा, 400 से ज़्यादा उनके पास ज़्यादा वेसल्स हैं हमारे पास. साइबर वॉरफेयर की बात करिए सर, स्पेस की वॉरफेयर,
उनके पास 10,000 साइबर वॉरियर्स की एक फौज है जो बेसिकली सिर्फ हमारे सिस्टम्स को हैक करने के लिए बैठी हुई है दिन रात। तो क्या ये आत्मनिर्भर वाली बातें एक्चुअली में फिजिबल हैं? क्या ये 2 साल में 3 साल में गैप कम करने वाला, इज इट इवन पॉसिबल इन द नेक्स्ट फोर्सेबल फ्यूचर? तो देखिए, जो चीन के साथ जो सैन्य चुनौती है, द मिलिट्री चैलेंज इज़ इंडीड ग्रेट. लेट मी टेल यू दैट जो द मिलिट्री कंपोनेंट ऑफ द पावर डिफरेंशियल विद चाइना, जो शक्ति असंतुलन है, उसका जो सैन्य विभाग है is $450 billion year on year. That is a fact. $450 billion का डेफिसिट बिटवीन अस एंड देम. तो देखिए, अच्छा, और भी कुछ चीज़ें हैं. आपने कहा इट इज़ अ 400 शिप नेवी. सून जो उनकी जो नौसेना है उसका आकार यूएसए से बड़ा होगा. शिप बिल्डिंग कैपेसिटीज़ जो चीन की हैं, दे आर 200 टाइम्स दैट ऑफ यूएसए. हमारी बात तो छोड़ दीजिए. आपने कहा Cyber warfare. They warriors along the have. LAC are swarming 1 million drones. Military 5G has been rolled out. That is the onset of military robotics. आप जो J36 प्लेटफॉर्म है, सर उनके रोबोटिक डॉग्स वगैरह सब. बिल्कुल. J36 का जो प्लेटफॉर्म है, 6th जनरेशन है क्राफ्ट, वो मैंने सुना है कि चाइनीज़ इन्वेंट्री में 2032 तक उसको रोल आउट कर देंगे. अमेरिका का जो नेक्स्ट जनरेशन एयर डोमिनेंस प्लेटफॉर्म है, 6th जनरेशन, वो 2037-40 से पहले नहीं होगा. तो ये डिफरेंशियल्स तो हैं. तभी तो मैंने कहा था द मोस्ट मैसिव मिलिट्री मॉडर्नाइजेशन इन द हिस्ट्री ऑफ मैनकाइंड. दैट इज़ वन फैक्ट. अब इसका किया जाए. देखिए, LAC के बरखिलाफ़ हमने गलवान के बाद ऑपरेशनल बैलेंसिंग की है. आत्मनिर्भरता इन डिफेंस चुनौतियाँ तो बहुत हैं और गहरी हैं, बट कुछ सफलताएं भी हैं. एक हमारा स्टार्टअप है भारत सेमी. उसको आईसेट जो टेक्नोलॉजी एक्सचेंज है हमारे और रूस के अमेरिका के बीच, और इंडस एक्स जो इनोवेशन पाथवे है हमारे और यूएस के बीच, उसकी मदद से भारत सेमी को यूएस स्पेस कॉम से ऑर्डर मिला है. कुछ स्पेस में बड़ी अच्छी सक्सेसेस हुई हैं, सफलताएं हुई हैं. अग्निकूल, स्काई रूट. अब जो 70 साल की कमियां थीं, बिकॉज वी वेंट फॉर अ वेरी डिफरेंट सिस्टम, वो बिल्कुल आपका सही कहना है कि वो 2-3 साल में नहीं ठीक होंगी. तो आत्मनिर्भरता की चुनौती बड़ी गहरी है. उसमें जैसे मैंने आपसे कहा, मेरा ये मानना है, वी नाउ हैव टू गो फॉर दिस अप्रोच ऑफ नेशनल चैम्पियन. वो क्या है? आईडेक्स जो है, जो MOD के अधीन एक सिस्टम था स्टार्टअप्स को पैदा करने के लिए, उसमें काफ़ी स्टार्टअप्स आइडेंटिफाई हुए हैं. टैलेंटेड स्टार्टअप्स, ऐसे स्टार्टअप्स जिसमें क्षमता है. अब देखिए, कई स्टार्टअप्स, इंडियन स्टार्टअप्स में आपको बताऊं, वो एक इंजीनियर को हायर जो कर रहे हैं 5 करोड़ की तनख्वाह पे कर रहे हैं. दैट इज़ व्हाट टैलेंट कॉस्ट्स. सो टैलेंट इज़ कॉस्टली. अभी तक हमने क्या किया है, जो हमारी सरकार की डीप टेक्नोलॉजी स्कीम्स हैं, वी हैव बीन कॉशियस. 6 करोड़, 7 करोड़. डिफेंस के क्षेत्र में यू हैव टू ले बिग बेट्स. तो मान लीजिए मैंने आइडेंटिफाई किया 3 स्टार्टअप्स. अब बात होनी चाहिए साहब 400 करोड़ की, 500 करोड़ की, 600 करोड़ की. तभी आप डीप सीक का मुकाबला कर पाएंगे, माजोरोना 1 क्वांटम का मुकाबला कर पाएंगे. अब ये जो छोटी सी सोच थी पहले, इसको एक बड़ा आकार देना पड़ेगा. क्या सरकार कर सकती है? क्यों नहीं. और ये जो 3, उसको हमको चेंज क्या करना पड़ेगा. अभी जो हमारा सिस्टम है ना, अगर मैं आई नो यू आर अ टैलेंटेड स्टार्टअप, बट इफ़ आई हैव टू गिव यू अ कॉन्ट्रैक्ट, मैं आपसे दूरी रखूँगा कि कभी कोई आरोप ना लगा दे. वही बात है. दिस हैज़ टू चेंज. आईडेक्स का सिस्टम है, 3 स्टार्टअप्स आपने किए हैं. अब मेरे को कहना पड़ेगा कि बालाजी स्टार्टअप इज़ अ नेशनल चैम्पियन ऑफ द फ्यूचर. जैसे डीप सीक को मदद मिली. चीन का सिस्टम क्या है? इफ़ आई नो दैट यू आर अ गुड स्टार्टअप, सरकार आपके साथ जुड़ेगी, सारी मदद करेगी, कॉस्ट में, टेक्नोलॉजी. क्यों कहेंगे? जो आपका अमरीकी मुकाबला है ना, वी विल डिस्ट्रॉय इट फर्स्ट. सो इट कैनॉट बी L1. इट हैज़ टू बी कमिंग टुगेदर टू डिस्ट्रॉय. सो द कॉम्पिटिशन हैज़ टू बिकम स्ट्रेटेजिक, सामरिक. दैट इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ नेशनल चैम्पियंस, विच इज़ वेरी डिफरेंट फ्रॉम क्रोनिज्म. क्रोनिज्म क्या है कि भाई मैं अपने भाई बंधु को ऑर्डर दूँ.
This is an order based on meritocracy. And here you have to acknowledge that every startup doesn't have the same talent. तो ये बदली करना पड़ेगा. अगर हमने ये सोच बदली की, मेरा मानना है इंडिया में काफ़ी ऐसे स्टार्टअप्स हैं जिनको इस प्रकार की मदद मिली, तो 8-10 साल में, जैसे चीन अब यूएसए का मुकाबला करने की क्षमता रखता है, हम भी करेंगे. टैलेंट की कमी नहीं है. ये जो कल्चरल ट्रांजिशंस हैं हमने करने पड़ेंगे. जैसे FADS जो IFA का सिस्टम आजकल है, वो ये है साहब कि उनकी गलती है ही नहीं. हमने क्रिएट ही ऐसे किया है कि आपने नुक्स निकालना है सिस्टम में, अड़चने डालनी है. They have to change to the model of CFOs in the private sector, chief financial officers in the private sector. Right. They advise you on finance, but they are part of the delivery project. तो अगर ये कल्चरल ट्रांजिशंस हों, जो कोई बड़ी चीज़ नहीं है, क्यों नहीं हो सकती हैं, अगर ये कल्चरल ट्रांजिशंस होने लगें और इसकी शुरुआत हम डिफेंस से करें, तो ये जो गैप है चीन के साथ जो बढ़ रहा है, ये कम होगा. और अगर नहीं करेंगे तो ये गैप बढ़ेगा. तो ये दोनों चीज़ें वी हैव टू बी वेरी क्लियर. नाउ वी हैव टू चूज, डू वी वांट टू बी प्रोसेस बाउंड एंड फेल इन द लार्जर नेशनल सिक्योरिटी चैलेंज, और वी वांट टू बी आउटकम बाउंड एंड टेक केयर ऑफ चाइना. व्हाट डज कॉमन सेंस टेल यू? और अगर कॉमन सेंस ही नहीं बचा तो फिर भगवान बचाए. यही प्रॉब्लम है सर. इनफैक्ट मैं यही आपसे पूछना चाह रहा था. अगेन आई एम जस्ट प्लेइंग द डेविल्स एडवोकेट हियर. जो कॉन्ट्रैक्ट देने वाले लोग हैं और जो रेगुलेट करने वाले लोग हैं, चाहे वो डिफेंस के स्टार्टअप्स हों या कोई भी हों, इट्स द ब्यूरोक्रेसी, राइट? Ultimately. So the argument has changed in one more way, in my view. जो bureaucracies हैं, civil, military, technological, administrative, financial, बड़े सालों से हम कह रहे हैं साहब, politician जो है ना, वो नहीं समझता है. Political will नहीं है. अब तो political will आपसे आगे है, तो अब करके दिखाइए. और देखिए, दूसरी मेरा ये भी मानना है, we are talking of whom? Chairman DRDO, we are talking of chairman of PSUs, defense secretary, service chiefs, वेरी सीनियर पीपल. क्या उनमें ये विवेक नहीं है कि वो ये चेंज ला पाएँ? बिल्कुल है. दे हैव टू डू इट, एंड इफ़ दे डोंट डू इट, दे विल बी कॉन्सिक्वेंसेस. एंड इफ दे डोंट डू इट, देन हु विल डू इट? पॉलिटिकल विल तो है. अगर मैं, इफ आई एम द चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हाइपोथेटिकली, एंड आई डोंट डू इट, देन आई एम टू ब्लेम. हाउ विल टेक्नोलॉजीज कम? और देखिए, एक और चीज़ बदली करनी पड़ेगी. 1962 में हमने कहा वी सेंट आवर ट्रूप्स इल इक्विप्ड, इल क्लोथ. और चलिए, हमने कहा वी वर अ यंग डेमोक्रेसी, और चीन ने हमको क्या किया, दगा दिया, और ये सब वॉट एवर. 1990 कारगिल में द चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल मलिक, उन्होंने कहा था वी विल फाइट विद व्हाट वी हैव, कि क्या करें साहब, जो है उससे ही लड़ेंगे. नाउ वी आर द 5th largest economy, 3rd largest economy, soon to be 3rd largest, 3rd most powerful country in the world. Can we not tell our sailors, soldiers, airmen, जो हमारे थल सैनिक हैं, नौ सैनिक हैं, वायु सैनिक हैं, the soldier and Galwan, the sailor who's वो इतना हम पे विश्वास करता है, we should tell him that we'll give you the technologies and capacities that you need to win. वो दिन कब आएगा? And if we do need to do that, तो ये सब बदली करना पड़ेगा. Can process be a reason for losing a war? Common sense. अब ये सब चीज़ें, they have to be tackled. And these are exactly the questions which were raised in the West and which led to Trump's win. तो अब देखिए, अगर आप इनको नज़रअंदाज करेंगे, उसके भी परिणाम होंगे. तो इफ़ वी थिंक वी आर स्मार्ट कि भाई अभी इतने दिन नज़रअंदाज कर दिया, ऐसे ही चलेंगे, it may not happen. It will not be wise. So there is reason to change status quoism. There is a reason for change. I think वो समय आ गया है. सर, रीज़न तो आई वुड आर्ग्यू बहुत देर से है, बट द थिंग्स विच डोंट अलाउ स्टेटस क्वोइज्म टू चेंज, अगर इतना ही कॉमन सेंस है तो अभी तक हो गया होता है. बताइए, उन दिनों रीजंस मैं और सुनता था कि साहब लड़ाई तो होने नहीं वाली, लड़ाई के दिन ख़त्म हो गए, तो इतना ज़रूरत नहीं है, प्रोसेस को चलने दीजिए. आई हैव हर्ड दीज आर्ग्यूमेंट्स. अच्छा. देयर वर अदर आर्ग्यूमेंट्स आफ्टर बोफोर्स व्हेन पीपल सेड कि भाई यू नो कुछ हो जाए, वी डोंट वांट करप्शन. दैट वाज अ गुड आर्ग्यूमेंट. भाई करप्शन नहीं होना चाहिए, बट उसके साथ क्या हुआ है, दैट in order to prevent corruption, you have created so much regulation. Correct. That even the basic
चेंजेस डोंट हैपन। Exactly. अब उसमें सुधार हुआ है। लेट मी ऑल्सो मेक दिस पॉइंट, 2014 के बाद जब से ये सरकार आई और देखिए जो कुछ रिफॉर्म्स हुए हैं, CDS DMA, CDS क्यों बनाया गया? CDS बनाते समय प्रधानमंत्री जी ने कहा था दैट वी इन अपॉइंटिंग अ CDS वी will give you a thought leader who will drive change through the national security system. Sir, but the CDS has no operational charge. No, 1 minute. We'll come to that also. Drive change. So you have to drive change. बात यही था। आत्मनिर्भरता इन डिफेंस पहले प्राइवेट सेक्टर और स्टार्टअप्स का सवाल ही नहीं था। अभी कितने प्राइवेट सेक्टर, कितने स्टार्टअप्स हैं? टाटा एयरबस इज चैलेंजिंग द मोनोपोली ऑफ HAL। तो ये बड़े सिग्निफिकेंट चेंजेस हैं। न्यू नॉर्मल्स इन आर स्ट्रेटेजिक आउटलुक, पहले आपने सुना जो बालाकोट, कैलाश, डिफेंस कमिंग आउट ऑफ द शेडोज ऑफ फॉरेन पॉलिसी, तो बड़ी तब्दीलें हुई हैं। बट मेरा ये भी मानना है दैट दीज वर द मोस्ट एम्बिशियस वाइड रेंजिंग रिफॉर्म्स सिंस इंडिपेंडेंस, but they are only phase one of that national security over. And the fact, because the lag with China is growing so much, look at how the character of war is changing in Ukraine, what drones are doing. For both reasons, you have to take these changes to a higher level. जहाँ तक आपने CDS का कहा ना ऑपरेशनल, देखिए यही, that's why I say national security is a domain as deep as economics, medicine, law. You need very great understanding. For example, ये जो है ना, ये जो धारणा फैलाई गई है भारत में कि CDS का ऑपरेशनल रोल नहीं होना चाहिए, और हम इसका लॉजिक क्या देते हैं कि अमेरिकी सिस्टम में ऑपरेशनल रोल नहीं है। बट उधर थिएटर्स हैं सर। एक मिनट मैं बता दूं, तो ये बिल्कुल गलत धारणा है। इट इज़ एब्सोल्यूट मिसअंडरस्टैंडिंग, एंड आई विल नाउ टेल यू व्हाट द अमेरिकन सिस्टम इज। द अमेरिकन सिस्टम हैव थिएटर्स, सो विल वी हैव थिएटर्स। वी विल हैव अ चाइना थिएटर, वी विल हैव पाक थिएटर एंड अ मैरीटाइम थिएटर। वहाँ लॉजिक उन्होंने ये रखी है कि द थिएटर कमांडर रिपोर्ट्स डायरेक्टली टू द सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस। उसमें दो चीज़ें हैं। द सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस इन द USA हैव जनरली बीन एक्स आर्मी ऑफिसर्स और टॉप टेक्नोक्रेट्स, नॉट पॉलिटिशियंस, Right. so they understand the military domain. So when you report to me, you are reporting to a man who understands the military. हमारे यहाँ जो माननीय रक्षा मंत्री रहे, they are political appointees, so they don't have deep understanding of the minutiae. True. So it will be incorrect to put the same system here. Right. वहाँ पर भी, while technically the chain of command moves from theater commander to secretary of defense, which is Raksha Mantri, not defense secretary, Raksha Mantri. Right. The chairman joint chiefs is very much in the loop. He decides which aircraft carrier will move from Pacific Fleet to Atlantic Fleet. He knows everything. Why they have done it is for a different reason. They say if the chairman joint chiefs of staff makes the plans, that means on a day-to-day basis he is involved in operational decisions, he will own the plans and he will defend the plans, and therefore he will not offer non-partisan advice to the president. So he doesn't own the plans, he doesn't make the plans, he knows all the plans, and he advising the president says कि this plan is good, this plan is bad, this should be modified. So it's a matter of nuance. Neutrality. Nuance मतलब बारीकी का मामला है. It is not that he is out of the operational system. In fact, if the CDS is kept out of the operational system, it will be a disaster. The CDS has to be in the operational system. He is the one-point advisor to the Prime Minister. He has to know everything. He has to drive change. He has to drive the military-industrial complex. He has to own operations. इसीलिए तो CDS बनाया है, नहीं तो बनाया किस लिए था CDS? Exactly. So my understanding of the CDS is very different from, and if you see the way the Indian system was created, the CDS, the whole CDS DMA, Department of Military Affairs, a whole department was created to enable the CDS to drive change. It is even more powerful than Barry Goldwater Nichols. उसके बावजूद अगर हमने ये चीज़ें नहीं की तो मतलब शर्मिंदगी की बात होगी. सर, इंडिया की न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन आज की डेट में इस जियोपॉलिटिकल सिनेरियो में क्या कोई सेंस बनाती है? इज इट डिफेंसिबल टू से कि हम नो फर्स्ट यूज़ की पॉलिसी अपनाएंगे? सर, इन 3 पॉइंट्स आई जस्ट समराइज की पॉलिसी क्या है. नो फर्स्ट यूज़, हम पहले न्यूक्लियर अटैक नहीं करेंगे चाहे जो मर्जी हो जाए. सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी, अगर आपने हम पे अटैक किया तो हमारे पास कैपेबिलिटी है आप पे अटैक करने की. विच ब्रिंग्स मी टू द थर्ड पॉइंट विच इज़ म्यूचुअली अश्योर्ड डिस्ट्रक्शन. अगर हम पे अटैक करोगे तो हम भी इतना अटैक कर देंगे कि तुम खत्म ही हो जाओगे, तो सेलिब्रेशन का कोई सवाल ही पैदा नहीं होगा. बट सर, क्या ये प्रैक्टिकल है? क्योंकि बाकी कंट्रीज़ की नहीं है ऐसे नो फर्स्ट यूज़ पॉलिसी. बाकी कंट्रीज़ की पॉलिसी ये है कि डू नॉट
mess with us. If you mess with us, for instance, France, we will carpet bomb you with nukes. How do you justify a policy of no first use for India, which is surrounded by people? Number one, एक साइड पे तो हमारे पास पाकिस्तान है जिसमें रूग एलिमेंट्स है, और हर बार ही डिस्कशन होती है कि न्यूक्लियर वॉरहेड कोई डेटोनेट करने का, ट्रिगर करने का कोई रूग एलिमेंट कर सकता है वहाँ पे। पता नहीं, वहाँ पे तो डीप स्टेट ही डीप स्टेट है, असली स्टेट पता नहीं है कहाँ पे इन पाकिस्तान. इट्स वेरी क्लाउडेड. ऑन द अदर हैंड वी हैव चाइना, nuclear enabled. And in this situation, should there be a no first use? Should we not say कि भैया we are more threatened, हम ज़्यादा vulnerable हैं, तो we hold the capacity and the right to attack you instead of being defensive. तो देखिए ये जो है ना, ये न्यूक्लियर डोमेन, ये इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग डोमेन. अब इसमें करंट जो डिबेट्स हैं 2-3 हैं. प्रेसिडेंट ट्रम्प हैज़ टॉक्ड अबाउट रिड्यूसिंग न्यूक्लियर आर्सेनल्स. ये सही कि मेरी बात हुई है राष्ट्रपति प्यूटन से, राष्ट्रपति जी से, और मेरी कोशिश रहेगी कि हम न्यूक्लियर आर्सेनल जो हैं इनको कम करें. अभी दैट इज़ वन डिबेट. दो, आप देखें हकीकत क्या है. 1993 में यूक्रेन ने एक ट्राइलैटरल एग्रीमेंट साइन किया था रूस, चीन और यूएसए के साथ, जब वो यूएसएसआर से अलग हो रहा था. विडंबना देखिए, यूक्रेन के पास 1900 न्यूक्लियर वॉरहेड्स थे, 44 स्ट्रेटेजिक बॉम्बर्स, जो उन्होंने इस एग्रीमेंट के तहत रूस को दिए, और रूस से उनको आज़ादी मिली, वो अलग हुए रूस से. आज अगर यूक्रेन के पास वो न्यूक्लियर वेपन्स होते और उसने 93 एग्रीमेंट के तहत रूस को नहीं दिया होता, तो क्या ज़ेलेंस्की साहब की ये दशा होती ट्रम्प के सामने? सो सी, दिस इज़ द वैल्यू ऑफ हार्ड पावर एंड न्यूक्लियर वेपन्स. हम जो बात करते हैं हमेशा वसुदेव कुटुंबकम की, एक बड़ा अच्छा आदर्श है, एक वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर्स. बट हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि स्वामी विवेकानंद ने क्या सलाह दी थी. स्वामी विवेकानंद ने कहा था दैट द वर्ल्ड इज़ अ जिम्नेजियम वेयर नेशंस कम टू मेक देमसेल्व्स स्ट्रांग. सो हार्ड पावर न्यूक्लियर वेपन्स डू मैटर. और वही वेपन्स जो यूक्रेन ने रूस को दिए, Putin साहब बार बार he was waving the nuclear rattle. It worked. Whenever Putin waved the nuclear rattle, that was the main reason why the West did not give Zelensky long range weapons. It affected the whole conflict. तो न्यूक्लियर वेपन्स मैटर, मेरा ये मानना है. अब देखिए, हमारी जो डॉक्ट्रिन थी वो 20 साल पहले लिखी गई थी, जिसमें ये NFU वगैरह है. उसकी पूरी बुनियाद जो थी, उसका आधार था वो ट्रांसपेरेंसी, रिस्पॉन्सिबिलिटी. तो मेरा ये मानना है रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़रूर, बट वाई शुड इट बी ट्रांसपेरेंसी? इट शुड बी एम्बिग्विटी, जैसे चीन करता है. चीन का जो थिएटर कमांडर है, उसके नीचे कन्वेंशनल वेपन्स भी हैं, न्यूक्लियर वेपन्स भी हैं. वो कहते हैं लेट द एडवर्सरी वंडर, जो विरोधी पक्ष है उसको सोचने दो कि भाई न्यूक्लियर है, कन्वेंशनल. सो इट इज़ हाउ यू लुक एट इट. हमारा डॉक्ट्रिन था ट्रांसपेरेंट, रिस्पॉन्सिबल. रिस्पॉन्सिबल ज़रूर होना चाहिए, बट शुड इट बी ट्रांसपेरेंट? आई डिफर. इसराइल का क्या कहना है न्यूक्लियर वेपन्स पे, NFU पे? वो कहते हैं वी विल नॉट बी द फर्स्ट बट वी विल ऑल्सो नॉट बी द लास्ट. हमारे जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र हैं पुराने, उन्होंने भी कहा है कि NFU is not something, it is a proclaimed policy, we may not always be bound by it. तो अगर ये मानना है तो सही है. But the larger issue is we need to revisit our nuclear doctrine in some manners. For example, जहाँ tactical nuclear weapons की बात होती है, तो USA के देखिए सिस्टम, it has got a nuclear system, और China has got a tactical nuclear system for the theater. मतलब न्यूक्लियर वेपन्स जो कि भारत के संदर्भ में इस्तेमाल हो सकते हैं, ताइवान के संदर्भ में, गुआम के संदर्भ में, एंड वन इज़ अ स्ट्रेटेजिक न्यूक्लियर वेपन सिस्टम. सो जो टैक्टिक, which is a theater, which is mainland China, mainland USA, right? And within this tactical nuclear system, they talk of tactical nuclear weapons. In fact, आप American doctrines पढ़िए, so they say tactical nuclear weapons are a fire break so that you don't escalate to the next level.
And if we don't have these intermediate fire breaks, then we offer no options to the president in the nuclear domain. तो देखिए बात ये है, should ultimately we need to use nuclear weapons? Certainly not. Should we use nuclear weapons? Certainly not. Are they a deterrent? Yes. Are they valuable in the real world? Yes. The reason why nobody messes with North Korea is because it has got nuclear weapons. Same with Pakistan. ईरान के साथ डर ये है, ट्रंप ने कहा है ऑन माई वॉच दे विल नॉट गेट न्यूक्लियर वेपन्स. 2 हफ्ते में मैंने सुना दे कैन वेपनाइज देयर फ्यूल एंड इन अनदर 8-9 months they can get a weapon. But America is monitoring it closely. It will not let Iran get nuclear weapons. Israel के साथ वो उसको destroy कर देगा. So nuclear weapons matter. We have nuclear weapons. But we need to revisit our doctrine, जो 20 साल पुरानी है, in terms of issues like transparency, ambiguity, in terms of issues, do we need more fire breaks? Also NFU. See, NFU is for a stronger nation vis-a-vis a weaker nation says NFU. But when we are at a disadvantage with China, I don't see the logic of NFU. Or with Pakistan. With उनके लिए तो बहुत Pakistan, so we convenient are a stronger. So we will say we will not be the first, but if you do it, we will massive retaliation. और massive retaliation में भी ये देखना पड़ेगा, fire breaks, tactical nuclear weapons. तो मेरा ये मानना है that we should revisit it. And revisit it and then see what we need to change, we must change. एक और तबका है जो कहता है नहीं, एकदम बढ़िया है, कोई ज़रूरत नहीं है कोई किसी प्रकार का चेंज करने का. So I'm saying we should revisit for the very points that you have raised. Because these things keep changing, the world keeps changing. So nuclear weapons are a reality. They are weapons of non-use, but they are powerful weapons. देखिए deterrence का जो चरित्र है और मायनों में बदल रहा है. आप देखिए यूक्रेन में क्या हुआ. जब वेस्ट बड़ा शोर कर रहा था, एटाकैम्स, लॉन्ग रेंज वेपन्स, ये वो, Putin one day fired what was the Oreshnik. What was the Oreshnik? Non-nuclear nuclear weapon. It was such a powerful missile at I think Mach 7 or 8 hypersonic range. It was fired at a target in Ukraine and the message went to all western capitals. सब चुप हो गए. So it is a hypersonic range में, it is a new kind of weapon which sends shock waves in terms of its lethality and blast. So it's a non-nuclear weapon but with that level of damage. So I am saying जो आपके ना main is deterrence. Deterrence has various ladders. So it is an arena of sophistication. So you have to have many escalatory ladders. Right from grey zone, conventional, nuclear, hypersonics, सब चीज़, everything is important. Everything will be. अब देखिए हम Ukraine is a lovely example. In Ukraine, you are seeing World War I trench warfare. मैंने आपको बताया शायद अभी कि पिछले हफ्ते 3,000 सैनिकों की मौत हुई है. 700,000 casualties on the Russian side. People have died. So trench warfare भी है. साथ ही साथ कोल्ड वॉर लेगेसी इंस्ट्रूमेंट्स का भी इस्तेमाल हुआ है. आर्टिलरी गन्स, आर्मर, एयर पावर. But what is really changed is that cutting-edge technologies have taken warfare to a new high. Yes. This is the third dimension. तो बट ये कहना कि साहब अब मैन पावर की ज़रूरत नहीं है, डाउन साइज करिए, there is no evidence to suggest that. So we must draw the right lessons from Ukraine. So that also applies to the nuclear domain, that research it in depth, see what the changes are. ये superficial argument नहीं होना चाहिए, नहीं भाई कोई ज़रूरत नहीं है change की. There are a lot of reasons to revisit the doctrine, which I pointed out to you. And अब तो ट्रम्प साहब ने एक नया तार छेड़ दिया कि nuclear arsenals ही reduce करो. So these are all domains. Nuclear domain, you need a lifetime study. I can't read for 2 nights and come and pronounce. You need a lifetime study. They are nuclear experts who understand all these nuances. Deterrence का खेल क्या है, उसके मायने क्या हैं, उसके आकार क्या हैं, उसका रूप स्वरूप क्या है. These are deep matters. एक FOB space में देखिए अभी क्या हो रहा है. The Russians one day fired what is called FOBS, or was it the Chinese fractional orbital bombardment system. जो USA की सारी एयर डिफेंसेस थी
वो उत्तर की तरफ फेस करती थी, दे वर नॉर्दर्न डायरेक्टेड. FOBS कैन कम, कैन गेट लोअर्ड इनटू एन ऑर्बिट एंड स्ट्राइक फ्रॉम एनी डायरेक्शन. It just changes the nuclear game totally. So these are deep issues, lot of specializations. They need to be studied in depth. But your principal question, should we revisit? I'm not saying change it, revisit. दोबारा उसका आकलन करें. नो फर्स्ट यूज़, ये सब ज़रूर. और डॉक्ट्रिन जो है पुरानी है, उसको देखना. सर कुछ रिविजिट के उस पे सेम लाइन ऑफ थॉट पे आज की डेट में इस सिचुएशन में इतनी एसिमेट्री बढ़ती चली जा रही है. वासुदेव कटोकम्पम, विश्व बंधु, ये सब कॉन्सेप्ट्स मतलब डोंट दे साउंड लाइक अ फसाड? डू दे नॉट साउंड टू आइडियलिस्टिक टू बी ट्रू और टू बी टेकन सीरियसली? तो देखिए बात ये है ना, वी पेडल वन नैरेटिव एट द कॉस्ट ऑफ द अदर. So you say these are narratives. नो, मैं कह रहा हूँ कि देखिए जब एक 1990 में एक सज्जन आए बाहर से, जॉर्ज स्टैनहम, उन्होंने कहा इंडिया लैक्स अ स्ट्रेटेजिक कल्चर. यहाँ बड़ी डिबेट हो गई. लुक एट व्हाट चाणक्य सेज, इफ़ यू आर लुकिंग फॉर द रियलिस्ट स्कूल ऑफ थॉट, इससे ज़्यादा आपको स्पष्टता नहीं मिलेगी. इसे अगर शास्त्र को भूलोगे तो अपनी संस्कृति खो दोगे, शस्त्र का त्याग करोगे तो राष्ट्र ही खो दोगे. What is he saying? कि adopt all modern practices, but don't forget your cultural wisdom. एक तो वो है. और दूसरा, where you position your instrument of force in your strategic calculus is supremely important. Right. And that has to change. If our national security environment is grim today, we have to bring this instrument of force in the center. When it is not grim, put it to the periphery. And these are where how dim do you think it is right now on a Today scale it is very grim. on a scale of 0 to 10? Today, two reasons here. The very nature of geopolitics has changed. There was a time when Bill Clinton said it's the economy stupid. मतलब कि भाई कुछ कर लो, at the end of the day it's the economy stupid. वो कुछ हद तक ये जो उनकी धारणा थी सफल भी हुई, because Soviet Union got crippled despite a very massive military complex because it's neglected its economics. But of late, I'm saying it's national security stupid. Okay. We also have to revisit all these things. Are we a country? Are we a economy with a country, or a country with an economy? Which one do you think we are, sir? Country with an economy. So I would appeal to my economist friends to find the money to resource defense. Our economic statecraft should have national security woven into it. You can't do an economic survey which disregards national security and then allocate defense. You need to find money for defense if it is required. Right. And therefore, I say that deterrence is costly. Certainly, it costs money, but wars are costlier. You don't believe me? Ask the Ukrainians. True. Or the Israelis. Or the Israelis. Or more Ukrainians. When they are in such dire straits, look at their sovereignty, look at the way president was treated. He tells him, you have no cards. Is that the way we want to be treated? So let me make a larger argument. Geopolitics is extremely brutal. It is especially unforgiving of those that are disrespectful to national security. जो राष्ट्रीय सुरक्षा का आदर नहीं करते हैं, geopolitics उनको नहीं छोड़ती है. Not the mighty Europeans, see what's happening to them. Not Ukraine, because they were innocent about national security. Not even the mighty United States of America. Sir, एक national security के point से I want to go into the covert domain, espionage. So let me say what is the instrument we need? We first need to keep the instrument of force pretty center to our strategic calculus. देखिए बाकी चीज़ें आप करिए. Who has a problem with economy, cultural power? They are very important. How does it stop you from investing also in your instrument of national security? And now, having said that, these things are not simple. For example, China's manufacturing capacities in the civil domain, 2014 में they are half of that of USA. By 2022, they become twice that of USA. And today, on American admission, China's military-industrial complex is 5 to 6 times more efficient than USA. So just by investing in defense, nothing will happen. Unless the larger industrial ecosystem grows, the defense ecosystem will never grow.
So I'm a big advocate of what I call civil military fusion. साथ लेके चलना है. हम इंटीग्रेशन की बात कर रहे थे. It is not merely integrating the defense services. It is cross pollination. So MOD should have domain specialists. They should have technologists. They should have innovationists, civilians, and ultimately civil military fusion. अब ये देखिए यहीं चीन जीतता है हमसे. हम कहते हैं सिविल मिलिट्री सेपरेशन, वो कहते हैं फ्यूजन. जी कहता है वाई हैव वॉल्स ऑफ ग्रेनाइट बिटवीन सिलेंडर्स ऑफ एक्सलेंस. हम आप एआई देखिए, दे आर स्पष्टता देखिए उनकी, हाउ क्लैरवॉयंट दे आर. एआई में दे आर सेइंग सिविल स्पेस, परहैप्स बिकॉज ऑफ रीजंस ऑफ क्या कहते हैं सर्वेलेंस, द सिविल स्पेस विल बी क्लोजली मॉनिटर्ड, regulated. The strategic military space for reasons of national security, no regulation, freewheeling. हम क्या करेंगे? Precisely the opposite. So it is how you approach national security, is how you approach these things. So I am saying we should have an instrument of force which is robust, calibrated, technologically enabled, resourced. There are limits to valor. You need money. Right. Resourced. Instrument of deterrence. अगर if our deterrence signatures are strong, war fighting की ज़रूरत ही नहीं होगी. प्रॉब्लम ये होती है जब हम पहले बचाते हैं, पहले we don't do enough, then we have to war fight. And when you war fight, you spend more. So the argument for military robustness is for deterrence, so that you don't encourage him to attack. Sir, but it's a never-ending cycle, no? It is a never-ending cycle. Therefore, national सामने वाला security भी एग्जैक्टली यही करेगा. वो बिल्कुल करेगा, बट अगर वो कर रहा है तो आप भी करिए. और ऑप्शन क्या है? If you base your national security on hope, then you will get 1962. तो सर अग्रीड है, वो ह्यूमन नेचर ही डिस्क्वालीफाई कर देता है आर्ग्यूमेंट कि गेम थ्योरी है, पावर प्ले है, आप करोगे नहीं करोगे तो नुकसान खाओगे, करोगे तो शायद ना खाओ, इसलिए करना बेटर है. तो बट इसका अंत क्या है सर? व्हाट इज द एंड? एंड ऑल्सो लेट मी आस्क यू, डू यू थिंक देर विल बी न्यूक्लियर वॉर? डू यू थिंक ये अगर हमारी यही टेंडेंसी है एट अ लार्जर ह्यूमैनिटी लेवल, do you think we'll end up killing ourselves, or do you think there will be actual ever peace? Is this actually even possible given the nature of human beings? I personally don't believe it. What do you think? So देखो, these things are philosophical and very difficult to answer, but the only thing I can put it in the Indian context is, see, we have China. I told you about the changes in character of war, so we have to do strategic operational adjustments to that. आप पाकिस्तान के साथ देखिए. Pakistan, while today it is on the back foot, you can't wish it away. Erdogan was here recently, Turkey. It did some drone deals with Pakistan. You see national security realities, new ones developing with Bangladesh, Myanmar. Yes. So the common sense thing is that when you have such national security challenges, you must invest in defense, invest in national security. If China was tucked away in Latin America somewhere geographically, we could have perhaps relaxed. You cannot. So in our case, I mean, even if you leave the larger questions of world war and peace, though I pointed out to you that there have been two major geopolitical swivels. One is a swivel from the economy stupid to national security stupid. That was very interesting. You see यूक्रेन में क्या हो रहा है, मिडिल ईस्ट में क्या हो रहा है, ताइवान में क्या होने वाला है. So India is in a good spot. We are in a lucky peace dividend. Missiles are flying all over the other places. देखिए क्या हाल है, गाजा में क्या हाल है. तो भाई विवेक इसी में होगा कि इस जो समय हमें मिला है, ये बहुमूल्य समय जो हमें मिला है, इसका हम फ़ायदा उठाएं and we strengthen our deterrence so that when we come to that moment, we are not found wanting. मैं आपको देखिए एक मिसाल देता हूँ. February 2024, एक साल पहले, एक यूक्रेन में एक जगह थी, या एक छोटा शहर कह लें, अद्विका सरेंडर टू द रशियंस. अब जो CIA के डायरेक्टर हैं विलियम बर्न्स, जो पिछले एडमिनिस्ट्रेशन में डायरेक्टर थे, उनका ये कहना है कि भाई जब सरेंडर करने का निर्णय लिया गया तो ऐसा नहीं था कि यूक्रेन की फ़ौज में जान नहीं बची थी, वहाँ लोग थे, वो लड़ने के लिए तैयार थे. बट जब उन्होंने आकलन लिया 2 इन्फेंट्री ब्रिगेड्स का, यूक्रेन की, एक के पास 15 आर्टिलरी राउंड बचे थे, एक के पास 44 मोटर राउंड. और जब बर्न्स ने बात की लॉयड ऑस्टिन से, जो उनके रक्षा मंत्री थे,
लॉर्ड ऑस्टिन ने कहा सर द अर्लीस्ट वी कैन गिव यू एम्यूनिशन इज एंड ऑफ 2026। अब ये किसकी बात हो रही है? माइटी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, जो कि हर साल $950 बिलियन खर्च करता है बिकॉज दे निगलेक्टेड देयर मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स। सो इफ़ यू निगलेक्ट नेशनल सिक्योरिटी यू विल हैव योर अद्विका मोमेंट। मेरा ये मानना है कि 2028 में 2030 में जब चीन के साथ हमारा ये क्षण आए, ये मौका आए, तो हम वी शुड नॉट बी एम्बेरस्ड बाय आवर अद्विका मोमेंट, हाउ अमेरिका गॉट। So all arguments point to the fact that it makes sense to invest in national security in a balanced manner. And national security is not merely investments. हम बात करते हैं अमरीकी फौज की, $950 billion, 800 bases, 80 countries, 11 aircraft carriers, and an opera of failing deterrence. देखिए अफगानिस्तान में क्या हार हुई, यूक्रेन में they are not really winning, मिडल ईस्ट में क्या हुआ। सो इवन जस्ट स्पेंडिंग मनी इज़ नॉट द इशू, इट हैज़ टू बी ऑप्टिमाइज्ड, वेर यू नीड मनी इट हैज़ टू बी मनी। टेक्नोलॉजी के जो चेंजेस हो रहे हैं उनके साथ यू विल हैव टू चेंज, जो कल्चरल चेंजेस हो रहे हैं, ये सब चीज़ें होना हमारे संदर्भ में। PSUs हैव टू रिफॉर्म, द IFA सिस्टम हैज़ टू रिफॉर्म, द सर्विसेज हैव टू रिफॉर्म, वी हैव टू इंटीग्रेट, थिएटराइज, सब ने करना है। और ये इट इज़ अ वेरी कॉम्प्लेक्स मैटर। इवन इफ वन कॉग इन द व्हील डजंट डू इट्स पार्ट, you will be faced with humiliation in national security. So national security is a very deep and complex matter. You cannot afford to neglect it. मेरा तो ये मानना है. Very well put, sir, and very nicely explained. I must say the depth and the dimensions you cover. The central argument, you're very consistent with that. बहुत कुछ सीखने को मिला सर आपसे बात करके, बहुत कुछ समझ में आया। और मुझे लगता है कि ये छोटी बात नहीं है, इट्स अ सीरियस इशू। हम लोग कॉमन सिविल लाइफ में बिल्कुल फील नहीं कर पाते परसेप्टिबली नेशनल सिक्योरिटी रिस्क्स को, बिकॉज इट्स एन एब्स्ट्रैक्ट थिंग, ऊपर की लेयर की बात है। बट मैं आपसे एक चीज़ कहना चाहूँगा रवि सर, कि जब मैं जो हिंदी भाषी जो श्रोता हैं, ऑडियंस है, जब मैं उनसे बात करता हूँ, दे सीम टू हैव अ बेटर अप्रिसिएशन ऑफ नेशनल सिक्योरिटी। राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े मुद्दे हैं और जो सवाल हैं वो ज़्यादा गहराई से उठाते हैं। सो परहैप्स व्हाट वी नीड टू डू इज़ डेमोक्रेटाइज नेशनल सिक्योरिटी। इसकी जो चर्चाएं हैं जो लुथियंस दिल्ली में होती हैं, इसको इनसे बाहर निकाल के छोटे शहरों में ले जाना चाहिए, जहाँ लोगों की जो समझ है नेशनल सिक्योरिटी की, या कम से कम जो रुचि है नेशनल सिक्योरिटी में, दैट इज़ डीपर वेरी मच। एंड इफ़ दैट ये जो इसकी चर्चा है, अगर इसका विस्तार हो सके और ये छोटे छोटे जगह जा सके और इसमें गहराई आए, लोग प्रश्न उठाएंगे। एंड सी प्रश्न किस प्रकार के? जनरल्स मस्ट बी हेल्ड टू अकाउंट इन अ गुड मैनर। जनरल शुड बी क्वेश्चन, दे शुड बी प्रेशराइज्ड। जनरल्स, जनरलशिप, ओनली देन यू परफॉर्म बेटर। अगर मैं शुरू वाला आर्ग्यूमेंट जाऊँ, डेमोक्रेसीज़ की यही तो अच्छाई है। आपने कहा कि नेशनल सिक्योरिटी इज़ अ कॉम्प्लेक्स इशू, उसकी वोकेबुलरी बढ़ानी पड़ेगी हमारे जनता में, और उसके बारे की इट हैज़ टू कम आउट, इट नीड्स टू बी स्पोकन अबाउट मोर, एंड व्हेन इट इज स्पोकन अबाउट मोर उसकी कॉम्प्लेक्सिटी ज़्यादा समझ में आएगी और रियलाइज होगा कि इट इज़ नॉट सो सिंपल, नॉट एट ऑल। और अगर NCERT में लिखा है वासुदेव कुटुंबकम या वर्ल्ड पीस अचीव करना है, तो क्या आपको लगता है कि कभी NCERT में पावर और डोमिनेशन और ये जो हार्डकोर सच्चाइयाँ हैं, द हार्ड नोज्ड रियलिज्म एज यू हैव पुट इट, डू यू थिंक दिस विल एवर बिकम पार्ट ऑफ आवर मेन स्ट्रीम कल्चर एंड एजुकेशन? अब NCERT की तो पुस्तकें मैंने देखी नहीं, बट दीज डिबेट्स आर इंडियन डिबेट्स। ये जो लेट मी टेल यू, द फोरमोस्ट proponent of the chief of defense staff was not a service officer, it was a civilian. कौन थे वो? K. Subramaniam, जयशंकर के फादर के पिताजी। So the best arguments in the military domain have come from civilians. There are many people, I say the ones I respect, Neil Ferguson, John Mearsheimer, मैंने चाणक्य की बात की, K. Subramaniam की बात की, they have not been military men, not necessarily military men. Yeah. So all wisdom in military matters doesn't come only from military men. True. It comes from civilians also. Therefore, civil military fusion. May the best argument win. May the best talent win.
राष्ट्रीय सुरक्षा जो है ये प्रतिभा का भी खेल है. सो that should be the drivers. And I'll go back to this point कि भाई it is as deep as law. Just as you like good doctors, Right. you need good national security specialists. Just as you have great lawyers, you need great minds in national security. In fact, you need greater minds. A lawyer can lose a case. With national security, you lose a nation. So the argument has to really change for national security. और ऑफ लेट आप अगर कुछ ये स्टार्टअप से मिले यंगर माइंड सम वेरी गुड पीपल, आशा वहाँ से आती है दैट यू हैव सम. लुक एट दिस भारत सेमी कंडक्टर्स में स्पेस कॉम इज गिविंग यू एन ऑर्डर. दैट्स गुड. अच्छा, ये सिस्टम अमेरिकन सिस्टम में भी आप देखिए बाकी, जब मैं बड़ा हो रहा था स्पेस वॉज अ कंट्री थिंग. हमसे कहा जाता था आप कुछ देश कर सकते हैं, तो रूस का नाम लिया जाता था, सोवियत यूनियन, यूएसए, भारत की भी गिनती होती थी. Elon Musk has come and made a country thing a company thing. 1990 में आप सोच नहीं सकते थे क्या हम तो सिर्फ नासा इसरो कर सकता है. अरे उसने आके नासा को मात दी, बोइंग को मात दी, लॉकहीड को मात दी. So the foremost partner of Spacecom today is Elon Musk. A lot of gratitude, sir, for your knowledge and the way you've distributed it. इतने अच्छे से आपने समझाया. थैंक यू. आपने सवाल ऐसे अच्छे पूछे कि जवाब ही अच्छे निकले. नहीं सर. आपके अंदर नॉलेज इतनी थी, मुझे लगता है कि और बहुत कुछ मैं निकाल नहीं पाया, बट वट एवर आई वॉज एबल टू अगेन एक्सट्रैक्ट, देयर हैज़ बिन अ शिफ्ट इन माई ओन थिंकिंग, आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, आफ्टर द कॉन्वर्सेशन. तो मज़ा तो तब आएगा जब आपके दर्शकों को पसंद आए. आएगा सर, ज़रूर. आई थिंक उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट काम कर चुके हम. वी हैव ब्रॉट इट इनटू पब्लिक डिस्कोर्स. इसकी इंपॉर्टेंस क्लियर हो चुकी है. मैं आपसे काउंटर आर्ग्यू कर चुका हूँ और मैं आपके साथ अग्री कर चुका हूँ. एंड दैट हैज़ हैपेंड वेरी जेन्युइनली और ऑर्गेनिकली. तो जैसे मैंने कहा, एक बड़ा अच्छा वाक़या मैंने अभी आपको सुनाया. असहमति का साहस, सहमति का विवेक. द विजडम टू एग्री एंड द करेज टू डिसएग्री. दिस इज व्हाट ऑल कॉन्वर्सेशंस आर. इफ वी हैव बोथ असहमति का साहस और सहमति का विवेक, conversations will add value and we'll do better. Amen to that too. धन्यवाद. Thank you. Thank you. Thanks a lot.